आज हम सर्कुलर मोशन देखेंगे। इसमें जो पहले आपने पढ़ा है उसका मैं थोड़ा रिवीजन कराऊंगा, फिर इसके डायनेमिक्स आज पढ़ेंगे हम क्लास 11th फिजिक्स में। डायनेमिक्स जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा था लीनियर मोशन में v = u + at, है ना। अगर मैं समराइज करूँ, मुझे बेसिकली आज पढ़ाना है आपको v = u + at का रिलेशन सर्कुलर मोशन में क्या होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो आपकी इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीन थी, v² = u² + 2as, है ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपका स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए अप्लाई था, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है और ये लीनियर एक्सेलरेशंस होते हैं जो कि कांस्टेंट है, और इससे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। ठीक ऐसा ही इक्वेशन ऑफ मोशन आपका सर्कुलर मोशन में भी होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन आपका मोशन इन 2 डायमेंशन में आता है। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, जिसे हमें आज पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे पहला है आपका ये v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है आपका टाइम। ये वो टाइम है जिसमें ये वेलोसिटी चेंज हुई है। उसी तरह से यहाँ पर आपका सारा लीनियर कंसेप्ट एंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी आपकी एंगुलर मोशन में है ना। इस तरह से एंगुलर इसका जैसे बॉडी का चेंज हो रहा है वो हम पढ़ेंगे, जब हम प्रूफ करेंगे तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला इक्वेशन होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ω/f = ω/i + αt, है ना। ω/i इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ω/f फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, t इज टाइम। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ इन 2 डायमेंशन। उसी तरह से जो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था s = ut + ½ at², इसी की तरह आपका सर्कुलर मोशन में दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पर लीनियर डिस्टेंस है, यहाँ पर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा = इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम + ½ अल्फा t²। उसी तरह से फिर ये आपका आ जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा, है ना। यहाँ पर आपका ये इक्वेशन वैलिड तभी है जब आपके एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। तो आपने ये पढ़ रखा है। आज हम सर्कुलर मोशन में ये सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं फिर फोर्स को बताऊंगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सब में आपका डायरेक्शंस होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इन सब को कंसिडर करते हुए इस चैप्टर में हमें एक एक छोटे छोटे टर्म्स पे ध्यान देना है। यही आपका कंसेप्ट है। और अगर आप आज की क्लास समझ पा रहे हैं तो रोटेशन मोशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये बॉडी मैंने ले लिया, जैसे एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, ठीक है। इसकी सेंटर है O और इसकी पोजीशन जो है A पॉइंट पर है इनिशियल, मतलब t = 0 टाइम पे बॉडी की पोजीशन A पर है, और ये सेंटर से एक डिस्टेंस पर है आपका, जो इसका रेडियस है r इज रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये बॉडी जो है इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी और इस तरह से मूव करेगी कि किसी भी टाइम पे ये सेंटर से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस बना रहा है। तो अगर ये बॉडी एक फिक्स पॉइंट सेंटर से इस तरह से मूव करे कि हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी फिक्स पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस चेंज ना हो, मतलब ये r चेंज ना हो, तो इसका जो पूरा लोकस बनेगा वो लोकस हो जाएगा सर्कल। और ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। तो मान लो t = 0 टाइम पे बॉडी A से चलना शुरू की
और टी टाइम के बाद आफ्टर टाइम टी बॉडी रीचेस पॉइंट बी, है ना, अभी भी बी का इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो आ रही है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए डायनेमिक्स क्या कहता है, ए से बी तक चला तो इसकी ये लीनियर पाथ हो गई। तो ए बी पे अगर मैं ऐसे बना दूँ तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर के बी, है ना, ये आर के बी है और इसकी लेंथ मान लीजिए हो गई एल, और ये लेंथ जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ पार्टिकल के द्वारा ये कितने टाइम में हुआ है, टी टाइम पे हुआ है, ठीक है। अब इसी टी टाइम में बॉडी सेंटर के अबाउट कुछ एंगल बनाई है थीटा, ए से बी तक जाने में इसने कुछ एंगल बनाया थीटा। इस थीटा को मैं लिखूंगा एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर। ये जो आर्क है ना ए बी, ये आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वही आपका थीटा है और यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एम ए बी अगर मैं ऐसे लिख दूं एम ए बी, मतलब इसका मतलब हो गया एंगल ए ओ बी और इसका मतलब हो गया एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क आर्क ए बी एट सेंटर, ठीक है। और ये क्या आपका थीटा, तो इसी थीटा मतलब एम ए बी जो हमारा आया एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर थीटा, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए काम की बात क्या है यहाँ पर, बॉडी मान लो ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे चलते हुए पूरा वापस ए पे आ गया, है ना, ए से चलकर ऐसे पूरा ए पे आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से चल के वापस ए पे आने पे वो उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक कितने एंगल बन जाएंगे, 360 डिग्री, है ना, ऐसे आया वापस यहीं पहुँच गया, ये एंगल कितना निकला 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। तो ये आपका क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो जीरो नहीं है, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, ठीक, बात समझ में आई। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब आपने ये पढ़ा था अगर ये एल है, ये आर है, ये थीटा है, तो इनके बीच में रिलेशन मैंने क्या बताया था आपको, है ना, मोशन इन अ प्लेन में आपको बताया था मैंने लास्ट टॉपिक में कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन सा हो गया, आर तो रेडियस ऑफ सर्किल है, कुछ भी एंगल हो आर चेंज नहीं होगा, तो जैसे जैसे एल चेंज होगी ये आर्क चेंज होगा, ये थीटा भी चेंज होगा, ये आर्क छोटा हो गया तो थीटा छोटा हो जाएगा, अगर आर्क बड़ा हो गया तो थीटा भी बड़ा हो जाएगा। मान लो आर्क ऐसा हो गया हाफ सर्किल, तो यहाँ पे थीटा कितनी हो गई 180 डिग्री, है ना, तो आर्क के बढ़ जाने से आपका एंगल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितना आर्क होगा, आर्क लेंथ जितना ज़्यादा या कम होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी उसी के हिसाब से चेंज होगा। तो हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब इसमें ये रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब मान लीजिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, differentiate it with respect to time, तो मुझे क्या मिलेगा, d बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, फिर ये हो जाएगा d बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा आपका l बाई आर, है ना, ये हो गया d थीटा बाई डी टी, और यहाँ से r तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल में कांस्टेंट आपका बाहर आएगा 1 बाई आर डी एल बाई डी टी। ये जो क्वांटिटी आपकी डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये है क्या, थीटा आपका था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
और इसमें चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी एक्चुअली में क्या हुआ, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, और ये हमारा हो गया ओमेगा। जैसे वेलोसिटी बाय टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हो जाएगी। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर टाइम एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/r इंटू वी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। या यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, dl बाई डी टी आपका v है, dl बाई डी टी इज v, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस है, तो लीनियर डिस्टेंस बाय टाइम इज लीनियर वेलोसिटी। तो यहां से हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू ओमेगा r। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखूं तो ये हो जाएगा v क्रॉस ओमेगा क्रॉस r। ठीक, आप इसे r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते हैं। अगर आप v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा लिखते हो तो ये गलत है, ये सही है ना। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है आपका, ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है, डायरेक्शन समझते हैं कि जैसे बॉडी ऐसे चल रही है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो आप पाम को ऐसे रखो और ऐसे घुमाओ, ये एंटी क्लॉकवाइज बॉडी चली है ना, बॉडी ऐसे चली है एंटी क्लॉकवाइज यूं, तो ये जो थंब है ना, ये थंब हो जाएगा ओमेगा का डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर थंब मतलब इस प्लेन से बाहर बॉडी ऐसे चल रही है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो रही है, ये इसका क्या हो रहा है, आर हो रहा है। ठीक, तो देखो हम आर की तरफ ऐसे गए, बॉडी ऐसे जा रही है, तो थंब इधर जा रहा है, तो ओमेगा जो है इस पूरे प्लेन में परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ है। ठीक, तो ओमेगा हम बोलेंगे इससे परपेंडिकुलरली बाहर हो गई। अब अगर बॉडी मान लो ऐसे चल रही है, यूं सर्कुलर पाथ में ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है, तो जब बॉडी क्लॉकवाइज चलेगी यूं, तो थंब हमारा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो जब थंब अंदर की तरफ जाएगा तो ओमेगा का डायरेक्शन अब यहाँ पर अंदर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर वाले डायरेक्शन को मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, मतलब ये ओमेगा अंदर की तरफ हो गया। जब ओमेगा बाहर होगा तो ये मैंने ऐसे डॉट निकाल दिया, यहाँ ओमेगा परपेंडिकुलरली बाहर है, यहाँ ओमेगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस समझ में आ गया, फाइन। अब हम आगे चलते हैं, क्या है इसमें, देखिए आपने ओमेगा निकाला डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, इसको तो मैं अल्फा से डिनोट करता हूं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जनरली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। मतलब अगर आप ओमेगा को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब अल्फा जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो गई, डी ओमेगा बाई डी टी। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए वो क्या है कि जैसे इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं,
यहाँ पर आप देखो, ये सर्कुलर पाथ है, ये आपकी मान लीजिए रेडियस हो गई आर, ये इसकी हो गई स्पीड, ठीक है, लीनियर स्पीड, ये हो गया आर, है ना। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन डायनामिक्स ये कहता है कि जैसे बॉडी मान लो चल रही है यूं, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पर स्पीड v है और यहाँ पर भी स्पीड मान लो v है ना, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। पहला केस मैंने ये माना कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या हो गया, v इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब ये केस हम 1 लेके चल रहे हैं, केस 1 क्या आपका, स्पीड v इज कांस्टेंट। तो इससे मुझे क्या मिलेगा देखने को, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है आपका v बाई आर, तो r तो कांस्टेंट है ही, अब अगर v कांस्टेंट हो गया तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो इस इक्वेशन पे आ जाओ जो अभी पढ़ा था आपने, अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो अगर ये ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगी, या आप इसका कह लो कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसका चेंज 0 हो जाएगा। जब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसका चेंज पॉसिबल है नहीं, तो डी ओमेगा 0 हो गया या इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो केस है आपका, ये कौन सा केस आया कि आपने स्पीड कांस्टेंट लिया तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। ऐसे केसेस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला केस है, मान लीजिए ये क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कंडीशन निकल के आई, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी हर जगह, है ना। देखिए स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है ना। तो इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड आपका वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब स्पीड कांस्टेंट हो जाने से इसका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नहीं एंगुलर स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपका कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो उसका जो नेसेसरी कंडीशन वो क्या निकला आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। पहला कंडीशन यही है कि अब बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, 0, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक, स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा, तो वो एक्सेलरेशन किधर होगा, है ना। जैसे मान लो बॉडी इस डायग्राम में यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ पर आई, ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरह से v और यहाँ पे वेलोसिटी है इस तरह v। तो A से B जाने में स्पीड कांस्टेंट रखी है मैंने, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है।
तब हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो सेंटर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो सेंटर वाली जो रेफरेंस लाइन है इसको आगे बढ़ाया और इस दोनों वेक्टर को यहाँ पे रखो, रख के किसी एक पॉइंट पे रखो। जैसे इसको मैं यहाँ पे रख दूँ ऐसे, ये है ना, ये ऐसे आ गया, और इसको भी उठा के यहाँ पे ऐसे रखो, ठीक है। ये ए वाला पॉइंट था और ये बी वाला पॉइंट है, ठीक है। अभी इन दोनों वेक्टर का जो चेंज होगा वो इस तरफ आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी किस तरफ डायरेक्टेड है? सेंटर की तरफ, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी जो आई, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। अब इस चेंज इन वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ टाइम लगा है, मान लो वो टाइम है डेल्टा टी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम वो क्या आएगा? ये जो टर्म आ जाएगा ये एक्सेलरेशन देगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन। तो ये कैसा एक्सेलरेशन होगा फिर? ये वो एक्सेलरेशन होगा, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है तो इसके चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आया वो भी सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होगी। इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन, AC, ठीक है। बात समझ में आया, है ना। अब मुझे टाइम में रिलेशन नहीं चाहिए, मैं कुछ और रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ। मेरी टारगेट है जो बुक में है आपका, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए v²/r या फिर ω²r, ये मुझे लाना है, ठीक है। मतलब r के टर्म में है, रेडियस के टर्म में है, टाइम के टर्म में नहीं है। तो फिर आप ये देखो कि यहाँ पर A से B तक जाने में ये जो डिस्टेंस बना आपका आर्क लेंथ डेल्टा L, तो डेल्टा L/डेल्टा T, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर वेलोसिटी v, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा डेल्टा v/डेल्टा L, ठीक है। ये डेल्टा टी दोनों से कट जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर डेल्टा L को मुझे फिर चेंज करना होगा। ये पाथ को हम चाह रहे हैं रेडियस के टर्म में चला जाए, ठीक है। तो थीटा इजिकल टू क्या होता है? अभी आपने क्या पढ़ा था? डेल्टा L/r, है ना। ये जो लेंथ होगी आपकी डेल्टा L/r, तो डेल्टा L इजिकल टू r थीटा लिख सकते हैं, r थीटा। तो यहाँ पर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिर आ जाएगा डेल्टा v/r इंटू थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आप देखिए कि थीटा इजिकल टू होता है, एक मिनट, ये जो रिलेशन है आपका थीटा इजिकल टू डेल्टा L/r, तो यहीं पे अगर मैं डेल्टा t से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी देखो, आप ऐसे समझो, मान लो मैं एक और डायग्राम आपको बना दूं यहाँ पर ऐसे, देखो ये एक सर्कल है ना। अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लूँ, ये ले लिया डेल्टा L, और ये एंगल हो गई डेल्टा थीटा, और ये हो गया r, राइट। तो डेल्टा थीटा इजिकल टू हो जाएगा डेल्टा L/r,
और अगर मैं डेल्टा थीटा में डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इंटू 1/r। ये एज इट इज़ है, इसमें टाइम से डिवाइड हो गया। अब ये चीज़ जो आपकी निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, ये रिलेशन जो हमारा आया था वो मैं यहाँ पे लिख देता, ए सी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए ये है ओमेगा और ये हो गया v बाई आर। ठीक, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आपकी आ जाएगी वो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मुझे डेल्टा टी चाहिए तो डेल्टा टी को मैं यहाँ से ऐसे लिख दे सकता हूँ, देखिए यहाँ से एंड v इज इक्वल टू आ गया आपका डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब ये v इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, हाँ ये देखो ये v है आपका, है ना। तो v डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू v बाई आर। ठीक है, तो अब यहाँ से अब आप ये देखिए कि इसको मैं दूसरे मेथड से प्रूव करूँगा, है ना। अभी इसको आप रहने दीजिए। आप ऐसे समझो कि अगर सेंटर की तरफ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, चूंकि चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ है तो इस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वी स्क्वायर बाई आर। अब वी स्क्वायर वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो जो मैं आपको बेसिक डायनामिक्स बता रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, मैं इसे प्रूफ करूंगा अभी लास्ट में, क्लास के लास्ट में प्रूफ करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो इसकी कंडीशन क्या हुई, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, फिर क्या बताया वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 पहला कंडीशन आया इसका, अल्फा क्या आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर आपने क्या देखा, इसमें सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन हुआ है, मतलब जो सेंटर की तरफ लग रहा है। ए सी इज इक्वल टू ए आर, है ना, इसको ए आर भी लिखते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो अब आप ये देखो, ये एक ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन काम कर रही है, और किधर काम कर रही है, आपकी सेंटर की तरफ। कहने का मतलब अगर मैं इसको आपको डायग्राम पे समझाऊं तो ये ऐसे आएगा। ठीक, जैसे सेंटर है, बॉडी की पोजीशन मान लीजिए ए से लेकर के बी तक चेंज हुई, यहाँ भी v स्पीड है, यहाँ भी v स्पीड है ना। तो ऐसे चलते हुए यहाँ पर मान लो स्पीड है v और ये अगर हो गया कांस्टेंट, है ना। मैं ये सारे पॉइंट अब हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। मान लो कहीं भी चल रही है पार्टिकल, इसी पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पे इस तरफ चला v कांस्टेंट, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीसरा केस क्या लिख सकता हूँ कि टेंजेंट एक्सेलरेशन मतलब डी वी बाई डी टी,
मतलब जिस तरफ स्पीड लग रही है इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पीड क्या आपका कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंट एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ठीक, फिर चूंकि यहाँ पर ऐसे घूमते हुए इसका ओमेगा कांस्टेंट है ना, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 आया, ये तो आपको दिख ही गया। फिर भी यहाँ पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंटर की तरफ। इसी को आप रेडियल एक्सेलरेशन कह लीजिए या फिर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कह लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन दो तरह की होगी, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सारे कंडीशन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी, तो आपका आंसर होगा एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी 0, अल्फा 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बुक है सर, 11th की एक बुक है एनसीईआरटी वाली, 11th की एक बुक होगी एनसीईआरटी की। देखिए अब हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे, इसमें क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म, तो अब मैं क्या पढ़ रहा था आपको, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो तरह के हो गए, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जब बॉडी इस तरह चलेगी सर्कुलर पाथ पे, तो एक एक्सेलरेशन तो आपको सेंटर की तरफ लगेगा ही, वो क्या आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, ये एक्सेलरेशन लगेगा ही, है ना। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन v²/r या फिर ω²r, ये आपका काम करता ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो ये जो स्पीड थी ना आपकी टेंजेंट वाली स्पीड, यूनिफॉर्म में तो कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ऐसे आ रही है, मान लो यहाँ स्पीड हो गया v1, यहाँ हो गया स्पीड v2, यहाँ हो गया v3, यहाँ पे हो गया v4, मतलब इस जगह आपका स्पीड चेंज हो रहा है। तो स्पीड चेंज होने से इसका मतलब हो गया कि सेंटर की तरफ, तो मैंने बताया कि एक एक्सेलरेशन काम करेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, ये तो करेगा ही। अब इस डायरेक्शन में स्पीड सेम नहीं है, ये भी चेंज हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। तो दूसरा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt, ये भी एग्जिस्ट करेगा। ये 0 था सर्कुलर मोशन में क्योंकि v कांस्टेंट थी, लेकिन ये यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो अब देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्लेन में ये दोनों प्लेन की स्पीड है ना। जैसे बॉडी ऐसे चल रही है, मान लो ऐसे चल रही है, तो जब मैं हाथ ऐसे चला रहा हूँ तो ये प्लेन है, तो इस प्लेन में एक परपेंडिकुलर अगर ये स्पीड हो, एक्सेलरेशन हुआ 80, सेंटर की तरफ ये भी प्लेन हो गया, ये हो गया AC, तो प्लेन में दो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इनके प्लेन में दो एक्सेलरेशन हो गई, तो इनका नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या बनेगा, इनका डायगोनल, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका जो डायगोनल आएगा ये आपका नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज √a r², मतलब रेडियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस AT²। AR को हम AC भी लिखते हैं। ठीक, ये नेट एक्सेलरेशन हुई, और नेट एक्सेलरेशन प्लेन में इसकी वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा, v²/r का होल स्क्वायर प्लस dv/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, या नेट एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो ω² का होल स्क्वायर प्लस dv/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया।
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्लेन में कितने एक्सेलरेशन होंगे, नेट एक्सेलरेशन प्लेन का क्या होगा। अब यहाँ पर एक और एक्सेलरेशन काम करेगा, वो क्या होगा आपका अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यूनिफॉर्म में मैंने बता दिया था कि ये 0 होगा क्योंकि एंगुलर स्पीड 0 थी। तो यहाँ जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ये होगा डी ओमेगा बाई डी टी, और ये एग्जिस्ट करेगा। और ये जो अल्फा है वो इन दोनों के प्लेन में नहीं है, इनके परपेंडिकुलर है, ऐसे चलते हुए परपेंडिकुलर। जैसे अगर आप ये सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन, और इन दोनों का परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है ना, ये टच कर रहे प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सामने 80, इस पॉइंट से इस तरफ AR, ये दोनों प्लेन हुआ, और इन दोनों के प्लेन का परपेंडिकुलर ये हो गया आपका अल्फा। तो अल्फा इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बात समझ में आए। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सारे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे, टेंजेंशियल भी, है ना, कहने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, dv बाई dt, ये काम करेगा। और यूनिफॉर्म में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। रेडियल तो रहेगा ही v स्क्वायर बाई r, और इन दोनों का रिजल्टेंट यही नेट है, और इसमें एक और ये आपका अल्फा काम कर रहा है। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब आप देखिए, तो अभी आपको सर्कुलर मोशन में दो चीज़ें समझ में आ गई कि सर्कुलर मोशन होती कितने तरह की है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अब रही बात रेडियल एक्सेलरेशन को प्रूव करने के लिए, तो चलिए अब हम उसको प्रूव करते हैं कि ये रेडियल या सेंट्रीपिटल आपका v स्क्वायर बाई r कैसे हुआ, ठीक है। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री से प्रूफ करेंगे। चलिए अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन जो आपके दोनों सेक्शन में होगा, यूनिफॉर्म में भी और नॉन यूनिफॉर्म में भी। ठीक है, क्या है वो, जैसे मान लो ये बॉडी है, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, ठीक है। देखिए ये बॉडी है, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, ये इसका सेंटर हो गया। अब मान लो बॉडी यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ से वो चलना शुरू की, यहाँ पर इसका रेडियस हो गया R, और यहाँ से ये P डैश पॉइंट पे गई, यहाँ अभी भी ये रेडियस आपका R ही है, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्पीड है v, यहाँ पर इसकी स्पीड है v, v डैश मान लेते हैं इसको, v एंड v डैश या v प्राइम। ये जो एंगल है आपका, ये मान लीजिए है डेल्टा थीटा। तो इस P पॉइंट से P डैश पॉइंट तक आने में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये जो आर्क है ना, ये आपका डिस्टेंस है, PP डैश आर्क PP डैश, ये आपका डिस्टेंस हो गया, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका इस P से P डैश का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं आपका PP डैश है ना, PP डैश, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। मान लीजिए ये वैल्यू हो गई डेल्टा R, तो डिस्प्लेसमेंट इज, हमने डेल्टा R मान लिया कि ये R है, ये R है, तो ये वैल्यू हमने मान लिया डेल्टा R, ठीक है। इस P पॉइंट पे स्पीड है v और
पी डैश पॉइंट पर स्पीड है वी डैश। अब हम क्या बात करेंगे, जैसे इसके सेंटर के सामने, ये सेंटर है ना, एक सेंटर लाइन बना दिया यहाँ पर, ऐसा रेफरेंस लाइन खींच लिया। अब ये दोनों स्पीड को उठा के ला, जैसे मैं उस टाइम कर रहा था, यहाँ से एक स्पीड लिया, ये स्पीड हो गई v, और इस स्पीड को उठा के इधर लाते हैं, ये स्पीड हो गया आपका v डैश। ठीक है, ऐसे चेंज हुआ, ये v है, ये v डैश है। बेटर होगा मैं यहाँ लिख दूँ v, और ये हो गया आपका v डैश। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन आ रहा है आपका चेंज इन वेलोसिटी का, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो, है ना। ये जो ट्रायंगल है आपका, इसका नाम हम क्या दे दें, कुछ दे देते हैं, पी क्यू नहीं, एम एन ओ नहीं, एम एन आर। ये एक ट्रायंगल हो गई आपकी एम एन आर, और ये दूसरी ट्रायंगल हो गई आपकी ओ पी डैश पी। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आपको दिख रहा है डेल्टा वी बाई, यहाँ पर जो रिजल्टेंट दिख रही है आपकी वो क्या आपका डेल्टा आर। दो ट्रायंगल सिमिलर हो, इसके लिए जरूरी है कि उनका साइड जो है प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, मतलब यहाँ का रिजल्टेंट बाई यहाँ का रिजल्टेंट, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, फिर यहाँ की ये जो आर्म है ये क्या आपका v, ट्रायंगल का ये आर्म है v लिया, और ट्रायंगल का ये वाला आर्म लिया हमने r। ठीक है, तो डेल्टा v बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू आ गया v बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे चेंज इन वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, ये ट्रायंगल सिमिलर करके आया। देखो दो ट्रायंगल है ना, यहाँ भी दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब यहाँ पर जैसे ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसका ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसके साथ एक साइड r एक साइड v, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, और ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो पहले रिजल्टेंट का रेशियो लिया, दिस बाय दिस, डेल्टा v बाय डेल्टा r, फिर एक साइड का रेशियो ले लिया। तो अगर मैंने डेल्टा v पहले लिया है तो इसका v पहले लेना होगा, v बाई r। तो यहाँ से मुझे चेंज इन वेलोसिटी क्या मिली, डेल्टा v इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा आर बाई आर, v इंटू डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, फाइन। अब मैं क्या करूँगा, इसमें डेल्टा v बाय डेल्टा t से डिवाइड कर दूंगा। तो v, ये r को बाहर ले लो इधर, और ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो गया। ठीक है, मतलब इसमें मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी सेंटर की तरफ लग रहा है, यही आपका हो गया एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और ये आपका आ गया वी बाई आर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब सही है। अब यही डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है ना, ये जो डेल्टा टी टाइप में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा आर, तो वेलोसिटी क्या, ये वेलोसिटी हो गई, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब हमारा क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू वी, मतलब वी स्क्वायर बाई आर। हो गया प्रूफ, है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन आपका आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये आ गया वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, और ये वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी, चाहे मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको प्रूफ करना है तो पहला स्टेप क्या था हमारा, दो ट्रायंगल बनाना, है ना, दो ट्रायंगल बनाना, उसके बाद ट्रायंगल को सिमिलर करना। सिमिलर में मैंने पहला स्टेप क्या लिया,
रेशियो बैलेंस कर दिया, रेशियो ऑफ साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन किया, मतलब ट्रायंगल की जो साइड है वो प्रोपोर्शन में होगी क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ लिया डेल्टा वी और यहाँ लिया डेल्टा आर, है ना, रिजल्टेंट, दोनों रिजल्टेंट है। फिर एक साइड इधर ले लिया वी और उधर का साइड ले लिया आर, यही मेन रिलेशन हमको लिखना होता है ना। और ये रिलेशन लिख लिया तो फिर यहाँ से देखो ये डेल्टा वी को अलग किया, ये आया, टाइम से डिवाइड कर दिया, फिर ये आ गया। अब ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी दिख रहा है यही आपका सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन है, क्योंकि बॉडी जब वी स्पीड से चल रही है ना, ऐसे इसकी स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी वो सेंटर की तरफ आया, तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ आएगा। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू डाल दी यहाँ से ये वाला उठाकर, ठीक है। अब इसमें देखें ये जो टर्म है ना आपका, ये वेलोसिटी है, तो फिर प्रूफ हो गया। इसी तरह हमें प्रूफ करना था, ठीक है, फाइन। अब हम चलते हैं तो देखिए सर्कुलर मोशन के बेसिक डायनामिक्स आपके हो गए। अब हमें वो इक्वेशन ऑफ मोशंस प्रूव करने हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, ठीक है। तो अब आप देखो सब उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा स्टार्ट करो, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो है अल्फा जो है आपका कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू टी, और ये हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, है ना। जब 0 टाइम है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, और ये अल्फा बाहर आएगा, और ये टाइम का इंटीग्रेशन टी हुआ 0 टू टी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, और ये हो जाएगा आपका अल्फा टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या प्रूफ हो गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम 0 प्लस अल्फा इंटू टाइम, ठीक है। पहला प्रूफ हो गया, मतलब सिंपल वे में लिखें तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। बहुत तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला प्रूफ हो गया, है ना, फर्स्ट इक्वेशन आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन कैसे प्रूफ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन था हमारा प्रूफ क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना, ये प्रूफ करना है। तो आप ये देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या था, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। हाँ, और डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपका, अल्फा टी। अब इसमें थीटा नहीं है, यहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है, यहाँ पर थीटा नहीं है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब देखो थीटा कहाँ से आएगा आपका, ओमेगा इज इक्वल टू आएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक। तो मैं
डी थीटा, यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, ओमेगा इंटू डी टी, यहाँ के बाद, है ना। अब इस ओमेगा को मैं क्या लिख दूंगा, देखो इसके पहले भी आपने क्या प्रूफ किया था, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ये प्रूफ किया था ना। तो ये ओमेगा का फाइनल वेलोसिटी है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ओमेगा आई प्लस अल्फा डेल्टा टी, और मान लो ये फाइनल ही है, तो फिर ये क्या होगा, डी टी यहाँ रह गया, मतलब ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी। अब डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आई डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, ठीक है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, प्लस अल्फा टी डी टी, तो ये हो गया आपका थीटा, और ये ओमेगा ही चूँकि इनिशियल एक कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आया, इंटीग्रल डी टी प्लस अल्फ़ा कांस्टेंट माना गया है, ये बाहर आया टी डी टी, तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा आई टी प्लस अल्फ़ा और टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। तो फाइनली मेरा इक्वेशन वही आ गया, देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हो गया। सेकेंड भी प्रूफ है, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू ये सेकेंड इक्वेशन भी आपका प्रूफ हो गया, है ना। अब हमें लास्ट इक्वेशन प्रूफ करना है, क्या है वो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, है ना, ये प्रूफ करना है। तो कैसे होगा ये, ठीक है। चलिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मिटा दें। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हमें ये लास्ट प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए क्या था, पहला इक्वेशन क्या था आपका, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा, सॉरी डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसी दो को लेकर के मैंने दो प्रूफ किया। अब आप देखो इस इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं है, और दोनों में टाइम था, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है, मतलब ये वाली चीज़ें हमें हटानी पड़ेगी। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास, अल्फ़ा बाई ओमेगा क्या आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो डी ओमेगा बाई डी थीटा हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा डी थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट जब करेंगे, है ना, तो यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, मान लो यहाँ पे लिमिट है ओमेगा आई और यहाँ पे लिमिट है ओमेगा एफ, यहाँ पर थीटा 0 है और उसके बाद थीटा हो गया टी टाइम के बाद थीटा, मतलब जब बॉडी मूव कर रही थी तो इनिशियल टाइम 0 है, 0 टाइम पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ हो गई, ओमेगा डी ओमेगा की इंटीग्रेशन हो गई। देखो जिनको नहीं आता ना इंटीग्रेशन में, एक बता दूँ एक फॉर्मूला, कि अगर x पावर n है ना, और इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और dx है, मतलब dx और ये सिंबल होना जरूरी है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल सम निकालना। तो अगर कोई फंक्शन है आपका x पावर n dx,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, यानी यहाँ जो पावर है वही इधर आ जाएगा। उसी तरह से जब हम ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ओमेगा का पावर क्या है 1, तो 1+1 डिवाइड बाय यही चीज़ नीचे आ जाएगी 2, है ना। अब इसमें लिमिट क्या हो जाएगा आपका ओमेगा आई टू ओमेगा एफ। यहाँ अल्फा कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और डी थीटा का फिर हो जाएगा थीटा, 0 to थीटा। देखो अगर dx का इंटीग्रेशन करना है तो ये x हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, जो अल्फ़ा डी थीटा था तो अल्फ़ा कांस्टेंट ये बाहर आया और इंटीग्रल डी थीटा, तो ये डी थीटा मतलब सारे छोटे छोटे एंगल का सम। डी थीटा क्या हो गया, एक छोटा एंगल, बहुत सारा छोटा एंगल, जैसे जैसे घूम रहा है सबका सम निकाल दो, टोटल थीटा आ जाएगा, है ना। इंटीग्रल डी एक्स एक्स आ गया। ये एक्चुअली यही चीज़ है। कैसे है, पहले मैं प्रूफ कर देता हूँ इसको फिर बताऊँगा। तो ये हो गया आपका हाफ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आई ओमेगा एफ अल्फ़ा इंटू थीटा माइनस 0, ठीक है। फाइनली आप देखिए अब ये क्या हो जाएगा, हाफ, है ना, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका अल्फ़ा थीटा, थीटा माइनस 0। तो ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा, ठीक है। तो फाइनली ये फिर क्या हो जाएगा, ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये प्रूफ हो गया, ये इक्वेशन प्रूफ करना था। इंटीग्रेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जैसे इंटीग्रल dx मैंने बताया 1 हो गया, क्यों हो गया, 1 के dx के पीछे 1 कर दो, आ गया, तो फर्क पड़ा नहीं। ये चूंकि dx की इंटीग्रेशन हो रही है तो ये 1 जो है आपका x का फंक्शन होना चाहिए, तो 1 को मैं x पावर 0 लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से यहाँ पावर 0 है तो 0+1 डिवाइड बाय 0+1, तो क्या आ जाएगा ये x/1 मतलब x, है ना, इसलिए इंटीग्रल dx को हम x लिख देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और लिमिट जब लगाई जाती है ना, जैसे x स्क्वायर है, जैसे x dx है ना, और यहाँ मैं लिमिट दे दूँ 3 to 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले तो आप इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, यहाँ पावर 1 है तो x पावर 1 + 1 2/2, लिमिट डाल दो, यहाँ का 3 और ऊपर का 4, हाँ, ये 2 बाहर आ जाएगा चूँकि कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर, अब इस पर लिमिट नीचे 3 ऊपर 4, फिर हम क्या करेंगे, हाफ, इस x की जगह पहले 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस फिर x की जगह 3 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा ये हाफ 16 - 9 7, तो 7/2, है ना, तो इसका आंसर 7/2 आया, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं ना, जैसे मान लो मैं इसको फिर से प्रूफ करके दिखा दूँ आपको, अगर जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप समझ में आना चाहिए। जैसे ये है आपका यहाँ पर ओमेगा डी ओमेगा इजकल टू क्या निकला है, अल्फ़ा डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ ओमेगा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ओमेगा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये ओमेगा बाहर नहीं जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये अल्फ़ा बाहर जाएगा, और अल्फ़ा ऐसे भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा अल्फ़ा डी थीटा, इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट डाली जाती है, जैसे अगर थीटा 0 है, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई,
जब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कुछ हो गया तो अपर लिमिट है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ओमेगा एफ। अब ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पावर 1 है तो क्या हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर बाय 2 लिमिट ओमेगा आई टू ओमेगा एफ इक्वल टू अल्फा, और ये डी थीटा का थीटा हो जाएगा, अभी बताया था 0 टू थीटा। अब यहाँ पे ओमेगा की जगह पहले ओमेगा एफ डालो, फिर ओमेगा की जगह ओमेगा आई डालो, मतलब ऊपर वाला वैल्यू फिर नीचे वाला वैल्यू, अब माइनस होगा हमेशा, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा अल्फा थीटा माइनस 0, है ना। अब आ गया, तो ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, फिर वो प्रूफ हो गया हमारा, है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपके जो मैथ्स के सर हैं उनको बोलना आपको एक क्लास दे दें सिंपल समझाने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता है वो मैथ सर को पकड़ो, है ना, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम निकल जाएगा, टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, काफ़ी दिन लगते हैं कंप्लीट करने में, लेकिन मैथ सर को पढ़ाना ही है तो हो सकता है आपको पढ़ा दें, और इतना से समझ में आ रहा है तो ठीक है, बीच बीच में जब ज़रूरत होगी तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आप रिवीजन कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए। आज सर्कुलर मोशन में ये सारी चीज़ें आपने डायनामिक्स पढ़ ली, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले पढ़ चुके हैं आप। अब कल की क्लास में मैं आपको वर्टिकल सर्किल का इक्वेशन समझाऊंगा, मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा लॉज ऑफ मोशन ही आपका खत्म हो जाएगा कल की क्लास के बाद। ओके, थैंक यू।